अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है। यहाँ तक जो कॉरिडोर के बनाने की बात कही गई थी, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, यहाँ तक बात हुई थी। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की, नवाचार अनुसंधान और विकास के लिए क्या किया है। तो एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाने की बात हुई है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाए जाने की बात कही गई है, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाए जाने की बात। आगे कुछ बताया है ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्यों में सभी भूखंडों के लिए एक अनन्य भूखंड पहचान संख्या यानी कि एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है दिया जाएगा। और दूसरी बात, जियो मैपिंग करी जाएगी उसकी। भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कराया जाएगा। स्वामित्व योजना आपको पता ही है, स्वामित्व योजना के तहत उनका जो है मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण कराया जाएगा, भू रजिस्ट्री कराई जाएगी और उसको कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। ये सब बातें जो है कृषि में सुधार के लिए कही गई हैं, ठीक है। आगे जो आयकर अधिनियम 1961 है उसकी समीक्षा करने की बात कही, समीक्षा हुई है जो कि, और कर आधार में वृद्धि की गई है। ये सब चीज़ें जो हैं समझने वाली हैं, लेकिन हमें इनमें से फैक्चुअल चीज़ों को निकालना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किफ़ायती दवाइयाँ कि अब ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि एक चर्चा आई है कि ट्रेस्टुजूमैब, डेरेक्सटेकन, और दूसरा नाम आया है ओसीमेरिटिनिब, और तीसरा नाम है डरवालुमैब, ठीक है। ओसीमेरिटिनिब और तीसरा नाम है डरवालुमैब। ये क्या है, तो कैंसर की ये 3 दवाइयाँ हैं, इन पर जो सीमा शुल्क है उस पर पूरी तरीके से छूट प्रदान कर दी गई है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। मोबाइल उद्योग 15% जो है इस पर जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल पीसीबीए हो गया, चार्जर हो गया, इन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाकर 15% कर दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनको एक बार रीड मार सकते हो, लेकिन हम उन चीज़ों को और देख लेते हैं जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैं, उनको जो है वो 20% का लगेगा, ठीक है। और वहीं लॉन्ग टर्म जो गेन टैक्स हैं वो 12.5% का लगेगा, ये ठीक है। लेकिन मान के चलो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स किसी को प्राप्त हुआ और उसने सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपये ही कमाए, उससे ज़्यादा मान के चलो किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 लाख की, ठीक है, और उसने 3,25,000 की बेच दी, तो उसको 1,25,000 का फायदा हुआ, तो इस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर किसी ने 1,25,000 रुपये से ज़्यादा पैसे कमाए हैं, अगर कैपिटल को मतलब बेच करके, और तो उस पर जो पैसा होगा, उससे ऊपर का जो पैसा होगा उस पर जो है ये कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। एंजल टैक्स की बात कही गई है कि एंजल टैक्स पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स ये होता है कि जब कोई स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप का मतलब कोई बिजनेस शुरू हो रहा है, ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है कोई व्यक्ति या कोई संस्था, तो वो स्टार्टअप कहे जाएंगे। तो स्टार्टअप पर जो लगने वाला टैक्स है वो एंजल टैक्स है, तो वो फिनिश कर दिया है, ठीक है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट जो टैक्स है विदेशी कंपनियों वो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है, ये याद रखना है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे कुछ योजनाओं का जो है चर्चा की गई है जिनके लिए आवंटन कितने पैसे का किया गया है वो, ठीक। जैसे कि मनरेगा की बात करी जाए तो 2024-25 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है, ठीक है, यानी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मनरेगा के लिए। आगे देखिए नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये है इंपॉर्टेंट सबसे, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 यानी कि 6,903 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था करी गई है। सौर ऊर्जा ग्रिड, सौर ऊर्जा के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है दिया गया है। और एलपीजी के लिए 1,500 करोड़ आईडीईए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण ये है सेमीकंडक्टर वाला, सौर ऊर्जा वाला, और आपका सबसे पहला मनरेगा वाला, ठीक है। अगला है वित्त मंत्री की उपलब्धि, ये पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कही गई है। कुल प्राप्तियों में से 64.91% यानी कि 31.29 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा जो है राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष
35.09%, यानी कि लगभग 16.91 लाख करोड़ रुपए का जो हिस्सा है वो पूंजीगत प्राप्तियों का है। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ में संदेह नहीं है कि आपको पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो, या फिर आपकी जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उनमें अंतर करना नहीं आता, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आप बजट पढ़ रहे हैं और आपको ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह कुल व्यय में 76.95% यानी कि 37.09 लाख करोड़ रुपए राजस्व खाते पर, जबकि 23.05% यानी कि 11.1 लाख करोड़ रुपए पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। ठीक है, ये आप डाटा देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज जो परसेंटेज वाला है डाटा है वो आपको ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, वो आपको याद करके रखना है। जैसे कि राजकोषीय घाटा की बात करी जाए यानी कि फिस्कल डेफिसिट की बात करी जाए तो इसका आपको डाटा भी याद रखना है। ये भी याद रखना है कि 16.13 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि पूरी जीडीपी का देखा जाए तो 4.9% है, याद करना है। ये वो पोर्शन है बजट का या एक बजट का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राजस्व घाटा की बात करी जाए तो 58.02 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जीडीपी का 1.8% जो है रखने का अनुमान है। ठीक, प्रभावी राजस्व घाटा देखेंगे जो 1.89 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जीडीपी का 0.6% है अनुमानित। प्राथमिक घाटा देखें तो जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। ये सारे के सारे डाटा आपको एकदम डिट्टो याद कर लेने हैं। ठीक, अब ये आप देखना चाहें घाटे की प्रवृत्तियां तो ये 2023-24 और ये मतलब इन्हीं का जो है एक साल का ही जो है 1-2 साल का ही जो दिखा रहे हैं, मतलब अलग अलग 6 मंथ का, जो कि इतना महत्वपूर्ण है नहीं। आपको महत्वपूर्ण कौन सा है? आपको महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 5 साल का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 5 साल का पिछला ट्रेंड क्या रहा है। ठीक, ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का भी दिखा रहे हैं, ये भी पिछले 5 साल का आपको ईयर वाइज ट्रेंड आपको क्लियर होना चाहिए। सकल कर राजस्व जीडीपी का 11.8% है। ठीक है, उनमें अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को देखेंगे तो 6.8% है, और वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखेंगे तो 5% है। आपको याद ये रखना है कि प्रत्यक्ष कर अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो प्रत्यक्ष कर की पूरे करों में अधिक भागीदारी है अप्रत्यक्ष करों की तुलना में। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर 6.8% है, वहीं अप्रत्यक्ष कर केवल और केवल 5% है। अगर हम करों को पूरा 100% मान लें तो प्रत्यक्ष कर 57.47% है, वहीं अप्रत्यक्ष कर जो है हमारे 42.53% है। ठीक है, अगर पूरा कर राजस्व देखें कि हमें करों से कितना पैसा प्राप्त हो रहा है तो 38.40 लाख करोड़ प्राप्त हो रहा है, और उनमें अगर आपको प्रत्यक्ष कर देखना हो तो 38.40 का 57.47% निकाल देंगे, वहीं अप्रत्यक्ष कर देखना हो तो 42.53% ऑफ 38.40 का निकाल देंगे, तो आपका जो है अप्रत्यक्ष कर अथवा प्रत्यक्ष कर की जो भी वैल्यू होगी वो निकल आएगी। ठीक है, शीर्ष 3 कर राजस्व में आपका आयकर है सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर जीएसटी है। ठीक, ये 11.87 है, ये 10.62 है। जो जद्दोजहद हमेशा जीएसटी और इनकम टैक्स की लगी रहती थी कि कभी इनकम टैक्स आगे निकल रहा है, कभी जीएसटी आगे निकल रहा है, इस याद रखना है इसमें जो है इनकम टैक्स आपका आगे निकल गया है। तीसरे नंबर पर आपका कॉर्पोरेट टैक्स है जो 10.20 लाख करोड़ रुपये जो है अनुमानित किया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आयकर की कुछ जो स्लैब हैं उनकी चर्चा कही गई है कि जो वर्तमान स्लैब थी वो 3 लाख रुपए तक का जो है कोई भी कर नहीं लगता था, अभी भी सेम है, 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगता था। फिर 3 से 7 लाख तक 5% की वैल्यू जो है 3 से 6 लाख तक, 3 लाख से ऊपर की वैल्यू 6 लाख तक जो है 5% लगता था, इसको 1 लाख बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया। 3 से 7 लाख के बीच में 5% की वैल्यू लगेगी। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि 15 लाख से ऊपर के जो है 30% का जो टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो, नई पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ता का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024, ये योजना कई वर्षों से चली आ रही है, तो इसको याद रखना है। इसके तहत क्या है कि यह राशि कर विवादित ब्याज या जुर्माने के भुगतान में उदारता प्रदान करेगी। इसके तहत क्या है कि भाई अगर कोई टैक्स नहीं अदा कर पाया तो उस पर ब्याज वगैरह इन सब में उदारता कर दी जाएगी कि भाई जो भी है वो कैसे भी व्यवस्था करके अपना टैक्स दे पाए। ठीक है, प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन बजट अनुमान 2024-25 की बात की जा रही है तो पीएम पोषण योजना के तहत 1246.7 जो है करोड़ रुपए
जो है बजट का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 7,163 रुपये, सॉरी 70,163 रुपये करोड़ का 70,163 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 54,500 करोड़ रुपए का, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए का। पीएम किसान योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए का, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर इतना, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2,05,250, ठीक है, ये याद रखना है, 2,05,250 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जल जीवन मिशन जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन है 70,163, ठीक है, आपका देख ही लिया है, दोनों का याद रखना है, ठीक। आगे आ जाते हैं। अगला है समग्र शिक्षा के लिए, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। 37,500 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका के लिए 15,047, ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 15,047, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 14,600, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192, ये भी आपको डाटा याद रखना है, ठीक। कुल सब्सिडी में देखें तो खाद्य सब्सिडी जो है 47.91% है, वहीं उर्वरक सब्सिडी जो है 38.28% है, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देख रहे हैं फिर एलपीजी सब्सिडी आपकी 2.78% है, वहीं यूरिया सब्सिडी आपकी 27.78% है। उर्वरक सब्सिडी से यूरिया सब्सिडी को अलग रखा जाता है, यूरिया सब्सिडी को उर्वरक सब्सिडी के साथ मिला दिया जाए तो वो खाद्य सब्सिडी से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मंत्रालय वार आवंटन देखें तो आपका वित्त मंत्रालय के बाद में रक्षा मंत्रालय, भू मंत्रालय है जिसको सबसे ज़्यादा वित्त का आवंटन किया गया है, और इसके बाद में सेकंड नंबर पर हमारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और तीसरे नंबर पर आपका जो है रेल मंत्रालय है जिसको पैसे का आवंटन किया गया है, इतना, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इसका डाटा बेहद महत्वपूर्ण है आपको लर्न करने के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको याद करके रखना है। वित्त वर्ष 2024 में अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 8.2% दर्ज है, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए 6.5 से 7% अप्रॉक्सीमेटली अनुमानित है। वर्ष 2023 में विदेश से 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो डायरेक्ट रेमिटेंस है वो प्राप्त हुआ, जो कि इस मामले में अगर देखा जाए तो भारत टॉप पर रहा है, और वो कई सालों से इस टॉप पर बना हुआ है। अब ये वो डाटा है आपके जो सामने दिखाई दे रहा है, एक वो कि बजट 2024-25 में गवर्नमेंट के पास में सारा पैसा जो आएगा उसकी सोर्सेज क्या होंगे, और दूसरा ये है कि फिर गवर्नमेंट आने के बाद पैसे को उसको खर्च कहाँ कहाँ करेगी उसका जो है ये दिया गया है, ठीक। आपको ये बताने में मतलब कोई भी संकोच नहीं है, और आपको भी ये समझने में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, और आप पहले से ही भी समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा रहता है, क्योंकि यहाँ से चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए आपको इस डाटा को लगभग टॉप 5 को याद करके रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर प्राप्ति के स्रोत में देखें कि गवर्नमेंट को जो पैसा आने वाला है वो कहाँ से आएगा, तो उसमें अगर हम सबसे बड़ा सोर्स देखें तो 27% आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और ये 27% वो डाटा है जो गवर्नमेंट को उधार एवं अन्य देयताओं से प्राप्त होने वाला है, ठीक है। पैसा गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स आपको दिखाई दे रहा है यूनियन बजट 2024-25 का, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का, सॉरी, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है आपका आयकर, ठीक। आयकर और आपका जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दोनों का आपको याद रखना है कि आपका इनकम टैक्स जो है बड़ा सोर्सेस है इनकम का, और वहीं जीएसटी उससे छोटा है, ठीक है। इनकम टैक्स में आप देखेंगे 19% है, वहीं आपका जीएसटी में जो है आपका 18% है। फोर्थ नंबर पर आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि आपका 17% है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम अगर हम खर्च को देखेंगे, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करने वाली है वो पैसा कहाँ खर्च करने वाली है, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाली है वो कहाँ जाएगा, 21% है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। याद रखना है आपको यहाँ पर दो चीज़ें, पता है क्या, ये करों और शुल्कों में है, ये राज्यों का हिस्सा है। ये जो जीएसटी है, जीएसटी के को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। कुल करों और राज्यों में कुल करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। लेकिन एक और आपको पता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को जो पैसा दिया जाता है वो पैसा, तो ये वो पैसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये वो पैसा है जो केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्सेस का जो बंटवारा होता है, ठीक है, तो उसमें राज्यों के हिस्से में जो पैसा आ रहा है ये वो पैसा है, ठीक है। तो 21% जो है करों और शुल्कों में से राज्यों को दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर इसमें है आपका
ब्याज अदायगी, गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखे हैं उनका जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 19% है, ठीक है, तो वो सेकंड नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है आपका जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का इसमें थर्ड स्थान है जो कि 16% है। अब आपको याद ये रखना है, आपको याद ये रखना है कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा बढ़ा है, न कि वित्त आयोग द्वारा मतलब सिफारिशों के आधार पर राज्यों का हिस्सा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पैसा नहीं, बल्कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये आपको याद रखना है। रक्षा थोड़ा सा आपको पता है कि चर्चा का विषय बना रहता है, तो इस पर 8% का जो है एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं पेंशन भी चर्चा का विषय बनी रही है, तो पेंशन भी आपका जो है 4% का जो है इसकी हिस्सेदारी है। वहीं अगर आप देखें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां 16% मतलब भारत है, वहीं आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर देख रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी स्कीम्स जो सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसमें गवर्नमेंट की कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ भागीदारी है, लेकिन उसमें राज्यों का भी मतलब योगदान है, तो वो उसमें गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का 8% पैसा जा रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आ जाते हैं। CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, वित्त वर्ष 2024 के दौरान GDP का 0.7% रहने का अनुमान है। जिस तरीके से आपने 0.7% रहा, ठीक है, जिस तरीके से आपने आपको राजकोषीय घाटा को याद किया, प्राथमिक घाटा को याद किया, और आपने प्रभावी राजस्व घाटा को याद किया, राजस्व घाटा को याद किया, उसी तरीके से आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को याद करना है, ठीक है। जब किसी देश में करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति हो और वहाँ पर आपको पता है कि राजकोषीय घाटे की स्थिति हो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी देश में फिस्कल डेफिसिट हो, ठीक है, और उसी देश में अगर करंट अकाउंट का भी डेफिसिट हो, तो अगर इन दोनों घाटे किसी देश में चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं वहाँ ट्विन डेफिसिट। क्या समझ में आ रहा है? तो सवाल आपसे ये है कि भारत में ट्विन डेफिसिट चल रहा है अथवा नहीं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे है वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2024 में समग्र ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी GVA में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7% कृषि की, 27.6% उद्योग यानी कि इंडस्ट्री की, ठीक है, और वहीं 54.7% सर्विसेज की जो हिस्सेदारी है। ये आपको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, याद करना है, UPPCS में आ चुका है। कोई भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब एक GDP का जो उत्पादन है, हम GDP को देखते हैं ना, अभी हम उत्पादन के आधार पर GDP को नाम मापते हैं, ठीक है, ये वही है, ग्रॉस वैल्यू है, GVA के आधार पर हम GDP को मापते हैं, ठीक है। उसमें हम हर स्टेज पर जो पैसे ऐड हो रहे हैं उनको जो है उसके आधार पर जोड़ लेते हैं GDP को। इसमें ये कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू जो एडिशन है उसमें 17.7% एग्रीकल्चर का हिस्सा है, 27.6% जो है सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, वहीं टर्सरी सेक्टर को देखेंगे तो 54.7% हिस्सा है, ठीक है। सवाल आपसे ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को दोनों को मिलाकर भी टर्सरी सेक्टर के बराबर नहीं हो रहा है, या फिर सवाल ये है कि टर्सरी सेक्टर की हिस्सेदारी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के दोनों के योग से भी ज़्यादा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता के मूल मंत्र, ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या अगर हम देखें, यानी कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को अगर हम देखें, तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको पता होगा छोटे छोटे ऐप्स एप्लीकेशंस के द्वारा कई लोग ऐसे हैं जो ये मतलब छोटे छोटे उधार लेते रहते हैं, आपस में लेते रहते हैं, और इवन आप देखेंगे कि घरेलू क्षेत्र में भी एक साहूकार जैसे लोगों से जो 10% की जो है लोन लेते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं होता, अगर आप ऑफिशियल देखें तब भी जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र हमारा जो है चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर है, ठीक है। RBI द्वारा अगर आप ये भी याद रखिएगा कि अगर ये जो अनऑथोराइज तरीके से जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है कि कोई 10,000 20,000 50,000 जो लेते हैं 10% 20% के ब्याज पर साहूकारों से, गांव के अमीर लोगों से, तो अगर ये लेना बंद कर दें और ये हर जगह से मतलब ऑथेंटिक सोर्स से लेना शुरू कर दें, तो इसकी काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी, और ऐसे में ये बिल्कुल अच्छे खासे चांस हैं कि चाइना के से भी आगे निकल के भारत माइक्रो फाइनेंसिंग के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है।
आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 एवं 2026 में महंगाई दर यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के कम होकर क्रमशः 4.5% और 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ द्वारा भारत के लिए मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रेट को वर्ष 2024 के लिए 4.6% और 2025 के लिए 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। ये दोनों अनुमान आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 6 अंकों में सुधार के साथ वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। जबकि वर्ष 2018 में ये भारत का जो स्थान था वो 44वां स्थान था, तो 38वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने वर्ष 2023 में। ये आपको याद रखना है, 38वां स्थान वर्ष 2023 में, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे है अंकटाड के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2023 में 2% से घटकर इतना हो गया है। चलो ठीक है, ये भी भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू कैलेंडर वर्षवार बताया है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। विश्व व्यापार में भारत की रैंक क्या है ये एक बार देख लीजिए। वस्तु निर्यात में अगर हम लेटेस्ट यानी कि वर्ष 2022 की बात करें, जो कि हमारा यहीं तक का डाटा है हमारे पास में, तो वस्तु निर्यात में भारत का पूरी दुनिया में 18वां स्थान है, ठीक है। वस्तु आयात के मामले में देखें तो वहीं भारत का 9वां स्थान है। सेवाओं के निर्यात में देख रहे हैं तो हम भारत का 7th जो है रैंक है पूरी दुनिया में, और सेवाओं के आयात में देखें तो भारत की 8th रैंक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको रैंक हल्की सी दिमाग में रखनी है, याद रखना। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% थी, जबकि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान 1.7% रही है, ठीक है। चलो इसी तरह वैश्विक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 4.3% हो गई है। देखो याद क्या रखना है कि वित्त अगर हम देखें तो भारत की पूरी दुनिया में सेवाओं के निर्यात में यानी कि सर्विसेज के निर्यात में 7th रैंक है, ये देखो 7th रैंक है। और वहीं अगर हम देखें एक और डाटा देखें तो पूरी दुनिया में भारत की तरफ से जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सर्विसेज में देखें तो 4.3% की भागीदारी है भारत की, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। चीन के बाद भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो पैरों के चप्पल जूते जो हैं, फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन के बाद में, ठीक है। इसका वैश्विक उत्पादन में अगर देखा जाए तो 13% का योगदान है, 13% का योगदान है भारत का, ठीक। भारत वर्ष 2014 में देखें, 14 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक से वर्ष 2022 में विश्व का 6वां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है। बड़ी बात है 2014 में जहां भारत 23वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था स्मार्टफोन्स के मामले में, वहीं 2022 में भारत 6वां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है। बाकी बड़ी बात है, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में स्मार्टफोन का निर्यात कुल उत्पादन के 31% से भी अधिक रहा है। ये डाटा याद करने वाले हैं, याद रखना, ठीक। भारत से सर्वाधिक निर्यातित वस्तु अगर कुछ है तो वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं, ये याद रखना है। और ये आज नहीं कई सालों से लगे हुए हैं, जिनकी टोटल निर्यात में यानी कि टोटल एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो 25.3% की जो हिस्सेदारी रही है, वहीं 2024 में 25% रहा, ठीक। आगे आ जाते हैं। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनमें वर्ष 2018 के 28वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2022 में भारत 24वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। 4 पायदान का सुधार हुआ है लेकिन इतना खास सुधार नहीं। भारत अब वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, जो हम अभी देख कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2001 में यह 24वां पे स्थान पर था, ठीक है। भारत का बाह्य ऋण वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 में क्रमशः 624.1 बिलियन यूएस डॉलर तथा 663.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो इस अवधि के दौरान जीडीपी का क्रम से 19% तथा 18.7% है, ठीक है। यानी कि वर्ष 2023 में भारत का जो बाहरी जो कर्जा था, ऋण था, वो 624.1 बिलियन यूएस डॉलर था। वहीं 2024 में 663.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। कर्जा बढ़ा है लेकिन जीडीपी भी उसी अपेक्षाकृत अधिक रही है। तो पहला वाला 19% था जीडीपी का, वहीं दूसरा वाला 18.7% है। अगला है कि लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2021 से 2024 के मध्य 4 FTA हस्ताक्षरित हुए, जिसमें मॉरिशस के साथ में हुआ है,
दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है, और फिर आपको पता है इसमें यूएई के भी साथ में हुआ है, और यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ है। बाकी के तीन यानी कि यूएई, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो हुए वो लागू हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ में जो ईएफटीए लागू हुआ है वो अभी तक हस्ताक्षरित हुए हैं, बात हुई है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी वर्ष 1993 के 301 यानी 301.5 यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 में 2484.8 यूएस डॉलर हो गई है। याद रखना है ये डाटा, ठीक है, जो जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार के संकेत देती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये डाटा, याद रखना है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य की बात हो रही है कि विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। इस पॉइंट को देखो, लर्न करो और इसको अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे 2024 की बात चल रही है। इसमें यह बताया गया था कि विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का जो वैश्विक लेवल पर अगर हम देखें तो वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है वो वैश्विक का माने पूरी ग्लोबल एवरेज का जो है वो केवल 1/3 है, जो कि अपने आप में अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, क्योंकि जो देश हमारे जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अगर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो हमारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है। सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे, हम देख रहे हैं भारत की औसत आयु, ये याद रखना है, भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है और 18% आबादी 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है। ठीक है, अनुमान है कि वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 के मध्य में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करने वाले हैं, और उनमें भी महत्वपूर्ण क्या है कि उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ 3.43 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। टोटल अगर हम देखें तो 13.5 करोड़ लोग पूरे भारत में बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। वहीं केवल उत्तर प्रदेश से 3.43 करोड़ लोग जो है मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन के हिसाब से जो उनको पॉवर्टी की लाइन में रखा जाता है उससे बाहर आए। ठीक है, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन यदि हम सही कर लें तो कृषि में वृद्धि अवश्य है, ये बताया गया है। और इसमें बताया कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। ठीक है, वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी में 18.2% जो है एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी है। 2023-24 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4% रही, जो 2022-23 में 4.7% की वृद्धि दर से तो तुलनात्मक रूप से कम है। भारत चावल, गेहूं, कपास, ये पॉइंट देखिए, भारत जो है वो चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन के संदर्भ में विश्व में दूसरे स्थान पर है, तथा दूध देख लें, दालें देख लें, मसाले देख लें, इनमें जो है भारत उत्पादन के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। वर्ष 2023-24 में भारत ने 17.54 मिलियन टन जो है मत्स्य उत्पादन यानी कि पूरे विश्व का उत्पादन का लगभग 8% करते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे आ जाते हैं, अगला है मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य। ये बताया है कि भारत का जो फार्मा बाजार है वो वर्तमान में 50 बिलियन यूएस डॉलर का है, और अगर ये मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। अच्छा, इसमें ना आप देख रहे हैं कि भारत अगर मात्रा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, मतलब फार्मा बाजार देखें तो। वहीं अगर आप देखेंगे इसमें पैसे के मतलब अगर हम पैसे के हिसाब से मतलब मनी के हिसाब से तो आप देखेंगे तो इसमें खरीद के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 13वां या 14वां बैठेगा। अभी इसमें डाटा दिया नहीं है लेकिन लगभग यही बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका रीज़न ये है कि जो भारत की तरफ से जो फार्मा उद्योग है उसमें बहुत ही सस्ती दवाइयाँ हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं पूरी दुनिया को। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सेवाओं के मामले में देखें तो विकास के अवसरों को बढ़ाने की बात कही गई है।
ठीक है। वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% ऐसा है जो कि सर्विसेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले दशक के सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र में 6% से ज़्यादा की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी पॉइंट आपको याद करने वाला है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। इससे आगे यूरोपीय संघ इंट्रा यू व्यापार को छोड़कर यूएसए, यूके तथा चीन है। ठीक है, ये जो है फैक्ट दिया गया है। आगे आ जाते हैं, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी की बात कही गई है। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो 21.9% है। निजी उपभोग जो हमारा खुद का कंजम्पशन होता है उसमें 60.3% की हिस्सेदारी है। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो 30.8% की हिस्सेदारी है। ठीक है, जीडीपी में हिस्सेदारी आपको जीडीपी केनेजियन इकोनॉमिक्स के अनुसार आपको पता ही होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें सी क्या है, इसमें कंजम्पशन है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, एन एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट है। तो इसमें ये पता है नेट एक्सपोर्ट निर्यात 21.9%, निजी उपभोग 60.3% और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका है 30.8%। ठीक है, अगर वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2023-24 के लिए हम अगर GNI देखें, यानी कि हम ग्रॉस नेशनल इनकम देखें तो 29104354 करोड़ रुपए है। और वहीं हम स्थिर कीमतों पर यानी स्टेबल मतलब जो प्राइजेस पर अगर देखें तो 17125892 करोड़ रुपए है। ठीक है, वृद्धि दर 8.2% है, वृद्धि दर 9.5% है। ये जो आपकी वर्तमान कीमतों पर 9.5% है और आपकी स्टेबल कीमतों पर 8.2% है। ठीक है, जो आपका याद करने वाला डाटा है वो ये है कि पर कैपिटा इनकम आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, लेकिन निवल राष्ट्रीय आय यानी कि नेट नेशनल इनकम भी देख लीजिए आप। ये नेट नेशनल इनकम वाला डाटा है। और प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय ये आपको याद रखना है। ये क्या है, अगर आप वर्तमान कीमतों पर देखेंगे तो आपका 1,84,205 रुपये, और वहीं आप स्थिर कीमतों पर देखेंगे तो 1,06,744 रुपये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये याद करने वाला है। सकल घरेलू बचत यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स अगर आप देखें 2022-23 के का अगर देखें आप तो 30.2% है टोटल। अब अगर इसमें देखें तो घरेलू क्षेत्र में यानी कि जो डोमेस्टिक सेक्टर होता है उसमें 18.4% है, निजी निगम क्षेत्र का जो है 11.2% है, और सार्वजनिक क्षेत्र का 0.6% है। ये आपको याद रखना है कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है भैया, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है, आपकी तुलनात्मक रूप से भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य। चावल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों को आपको याद रखना है। पहले नंबर पर है तेलंगाना, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है पश्चिम बंगाल। तेलंगाना पहले नंबर पर है। ये डाटा जो आप पारंपरिक रूप से पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें से बाहर निकल के आपको तेलंगाना याद रखना है, पहले पर है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। गेहूं के मामले में आप देखिए पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर पंजाब है। इसमें भी आपको पारंपरिक डाटा से बाहर निकलना है। मक्का पहले नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, सेकंड पर बिहार है और तीसरे पर मध्य प्रदेश। ठीक, कुल मोटे अनाज की अगर बात करी जाए तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है। ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पर है मोटे अनाज के मामले में। अरहर में कर्नाटक है, दालों में मध्य प्रदेश है, चना में मध्य प्रदेश है। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश बिल्कुल है, पहले से ही चला रहा है। मूंगफली गुजरात है, रेपसीड और सरसों में राजस्थान पहले नंबर पर, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। सूर्यमुखी अगर देखें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर है, गन्ना में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक। कपास में पहले स्थान पर गुजरात है और जूट और मेस्ता में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगर आगे हम देखें तो एक बार अरहर का याद रखना है कि पहले पर कर्नाटक है, दूसरे पर महाराष्ट्र, लेकिन तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि रेपसीड और सरसों में पहले पर तो राजस्थान है लेकिन दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता की बात करी जा रही है चावल और गेहूं में। आपको याद रखना है दालों का, यहाँ पर दालों का वर्ष 2022-23 में 47 जो है 1 ग्राम प्रतिदिन का है जो है निवल उपलब्धता है। ठीक है, और वहीं 17.2 किलो प्रति वर्ष है। ठीक है, प्रति व्यक्ति का। ठीक, चावल में याद करना चाहें तो 226.5 ग्राम प्रतिदिन है
और वहीं मतलब ईयर का देखें तो 82.7 केजी पर ईयर है। गेहूं का देखें तो 74.1 केजी पर ईयर है और 203 ग्राम प्रति दिन है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अब आयात के दृष्टिकोण से शीर्ष 5 देश देखें कि भारत को जो आयात होता है वो शीर्ष 5 आयातक निर्यातक देश कौन से हैं। तो देखें, पहले स्थान पर चीन है जो 15.1% है जिसकी हिस्सेदारी, दूसरे पर रूस है जिसकी 9.1% हिस्सेदारी है, जिसकी रूस की आपको मोस्टली पता है रक्षा उत्पाद ही ज़्यादातर है। ठीक है, भारत का हालांकि रूस को कुछ ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट नहीं होता, चीन को तब भी होने लगा है। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात चल रही है, 7.1% है इसका, इसकी हिस्सेदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका की 6% हिस्सेदारी है। ये बाकी भारत के अगर हम देखें ट्रेड के मामले में तो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका को एक्सपोर्ट तो काफ़ी मात्रा में होता है लेकिन वहाँ से इंपोर्ट इतनी मात्रा में नहीं होता तुलनात्मक रूप से। सऊदी अरब को देखें अगर हम तो इसमें 5वें नंबर पर 4.7% के साथ। ये सारे के सारे देशों को आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है भारत का वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को होता है, जहां 17.7% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट्स में यूएस की है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात की सेकंड नंबर पर हिस्सेदारी है जो कि 8.2% है। नीदरलैंड्स इसमें तीसरे नंबर पर है 5.1% के साथ। तीनों ही देशों को आपको सीक्वेंस वाइज एकदम से एज इट इज़ याद कर लेना है विद उनके नंबर्स के अनुसार, उनकी जो भी परसेंटेज है उसके अनुसार। ठीक है, चलिए मानव विकास संकेतक, ये जो पॉइंट्स आपके सामने हैं ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको एज इट इज ऐसा कैसा याद रखना है। जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करी जाए, वर्ष 2016 से 2020 के बीच के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें टॉप राज्य क्या हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करी जाए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की, यानी कि जन्म के समय उस व्यक्ति की ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए कि वो पूरी उम्र तक कितने वर्षों तक जीने वाला है, तो इसमें अगर टॉप पर है तो वो केरल है जो कुल 75 ईयर्स तक जीने की पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, वहीं अगर पुरुषों की बात करी जाए तो 71.9 वर्ष है और महिलाओं की 78 वर्ष है, लेकिन ये एवरेज 75 है, वो याद रखना है। फिसड्डी राज्यों में बिल्कुल उत्तर प्रदेश है भाई, आपको एकदम से याद कर लेना है, जिसमें 66 ईयर्स की जो है मतलब ये जीवन प्रत्याशा मापी गई है। शिशु मृत्यु दर में आपको याद रखना है सबसे कम है मिजोरम जहाँ 3 है, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश जहाँ 43 है। और ये जो शिशु मृत्यु दर मापी जाती है प्रति 1000 जीवित जन्म पर मापी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रति 1000 पर केवल 3 की मृत्यु होती है मिजोरम में और प्रति 1000 पर 43 की मृत्यु हो जाती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है शिशु मृत्यु दर में और न्यूनतम है मिजोरम। मिजोरम अच्छा है और मध्य प्रदेश बेकार। ठीक है, जन्म दर के हिसाब से अगर देखें प्रति 1000 में तो बिहार इसमें टॉप पर है भैया, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। जहाँ जी हाँ, ये दोनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ऐसे मामलों में ये हमेशा ही टॉप करते हैं। ठीक है, बिहार जहाँ 25.5 की है जो है शीर्ष राज्य जन्म दर के मामले में, उत्तर प्रदेश 25.1 है। अंतिम स्थान इसमें गोवा है जहाँ 12.1 है जिसकी हिस्सेदारी। मृत्यु दर के मामले में अगर हम देखें तो सबसे टॉप करने वाला राज्य इसमें छत्तीसगढ़ है 7.9 के साथ, और न्यूनतम वाला जो है दिल्ली है जहाँ 3.6 के साथ। ठीक है, कुल प्रजनन दर की बात करी जाए, ठीक है, तो कुल प्रजनन दर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में 3, यानी कि एक पति और एक पत्नी, यानी कि दो पेरेंट्स जो होते हैं उन पर 3 बच्चे हो रहे हैं एवरेज के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में 2.7 है, मध्य प्रदेश में 2.6 है। ये सीक्वेंस है 1 2 3, ये तीनों का याद रखना है। न्यूनतम अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है जहाँ 1.4 है। ठीक है, ये डाटा आपको याद कर लेना है, बेहद महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। पीएम स्वनिधि तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, और फिर आगे है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं अब एक बार इसको कि इसके अंतर्गत हमें क्या याद करना है। बिल्कुल ये चीज़ पहले से चली आ रही, पीएम स्वनिधि भी पहले से चली आ रही है। इसके अंतर्गत ना पुरस्कार दिए गए हैं कि इसमें जो अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्य हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। तो बड़े राज्यों में आपको पता है पहले पर मध्य प्रदेश, सेकंड पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर पंजाब है। ये 3 आप याद कर लीजिए। ठीक है,
और वहीं अगर हम देखें तो पुरस्कार श्रेणी में छोटे एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो लद्दाख है पहले नंबर पर, पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में असम पहले पर है, ठीक है। बड़े राज्यों में याद रखना है मध्य प्रदेश पहले पर है ही, सेकंड पर आंध्र प्रदेश और थर्ड पर पंजाब है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु विशेष पुरस्कारों के अंतर्गत पहले पर महाराष्ट्र, वहीं दूसरे पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है, ठीक है। पुरस्कार श्रेणी आगे सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ऋणदाता संस्थानों के मामले में अगर हम देखें तो पहले पर केनरा बैंक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन आपको पहला वाला याद रखना है अच्छे से। पुरस्कार श्रेणी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में देखें तो पहली रैंक मध्य प्रदेश ने प्राप्त की है, सेकंड में असम, अन्य राज्यों में, ठीक। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले यूएलबी, ठीक है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम के लिए याद रखना है। मेगा एवं मिलियन प्लस शहर, यानी कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख प्लस है, उनमें पहले स्थान पर वाराणसी नगर निगम को प्रथम स्थान मिला है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं बड़े शहरों की बात करी जाए, मेजर सिटीज़ की बात करी जाए, जिनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच में है, तो ऐसे में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो झांसी नगर निगम ने प्राप्त किया है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये दोनों ही पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। आगे काकीनाडा शहरी नगर निगम आंध्र प्रदेश का, खरगोन नगर निगम मध्य प्रदेश का, ये चर्चा हुई, आप देख सकते हैं इनका भी, ठीक है। स्पार्क पुरस्कार की बात करी जाए तो समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्य में पहले पर केरल है, ठीक है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ यूएलबी में आपको पता ही है जो है मिलियन प्लस शहर में जो है जबलपुर पहले पर है और सेकंड पर नागपुर है, ठीक। आयुष पर सर्वेक्षण ये 2022-23 का है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें पिछले 365 दिनों के दौरान बीमारियों के इलाज हेतु आयुष का उपयोग करने वाली आबादी का सर्वाधिक परसेंट हिमाचल प्रदेश में तथा सबसे कम जो है गोवा में दर्ज किया गया है, याद रखना है, ठीक। राष्ट्रीय आय 2023-24 अंतिम अनुमान क्या कह रहे हैं, एक बार इनको भी आप देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर का योगदान यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का आप ये सेकंड वाला देख सकते हैं, और जहाँ पर ये गोला दिखाई दे रहा है, और टर्शरी सेक्टर का जो है आप सबसे ऊपर वाला दिखाई दे सकते हैं, जहाँ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 इसमें दिखाई दे रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है कि 54.8%, 52.3%, 52.2%, 54.2%, 54.7%, कोई भी ट्रेंड नहीं है। अगर कहा जाए पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, दोनों ही स्थितियों में सर्विसेज के मामले में गलत हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए 25%, 25.6%, 26.8%, 25.6%, 25.7%, नो ट्रेंड कहा जाए पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों ही स्थितियों में गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए एग्रीकल्चर वाला, यानी कि प्राइमरी सेक्टर 20.3%, 22.1%, 21%, 20.2%, 19.6% कहा जाए पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों ही स्थितियों में गलत हो जाएगा। और कहा जाए पिछले 3 सालों में लगातार घट रहा है, ये सही हो जाएगा। पिछले 3 सालों में लगातार घट रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और वहाँ कहा जाए सर्विसेज के मामले में कि लगातार पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रहा है, तो भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आर्थिक गतिविधियों में ग्रॉस वैल्यू एडिशन की वृद्धि दर अगर हम क्रम से देखें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है वो एक तो दिया गया है स्थिर कीमतों पर और दूसरा दिया गया है चालू कीमतों पर। अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है, ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्रों की जो मतलब वृद्धि दर है, ठीक है, वो है आपकी मतलब अगर स्थिर कीमतों पर देखें 2023-24 में तो 2.1% है, वहीं चालू कीमतों पर देखें तो 5.5% है। सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम देखें तो उसमें चालू कीमतों पर देखें तो आपका दिखाई दे रहा है 8.7%, ठीक है, वहीं स्थिर कीमतों पर देखें तो 9.7% है। अगर हम सेवा क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर को देखें तो आपका 7.6% है स्थिर कीमतों पर और 9.6% है चालू कीमतों पर, ठीक है। आधार कीमतों में ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखें तो हम देख रहे हैं स्थिर कीमतों पर 7.2% और 8.5% जो है आपका मतलब चालू कीमतों पर, ठीक है। चलो आगे चर्चा की गई है उन्नति योजना की, जो कि उत्तर पूर्व का जो परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना कही जा रही है, उन्नति योजना, ठीक है।
उत्तर पूर्व के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। यह योजना 9 मार्च 2024 से लागू हो गई है, जो 8 मार्च 2034 तक लागू रहेगी। ये पॉइंट याद रखना, कब तक लागू रहेगी? 8 मार्च 2034 तक। ठीक। पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम लिमिटेड यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे है बात WEIDE निधि फंड की बात करी जा रही है, जो कि 25 फरवरी 2024 को WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र यानी कि ITC द्वारा $50 मिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि यानी कि वुमन एक्सपोर्ट्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? एक है WTO, दूसरा आपका ITC। ठीक। आगे बात की गई है। इस निधि की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर की गई थी। ठीक। अब इस निधि का जो उद्देश्य है यानी कि इस फंड का जो उद्देश्य है वो महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करके सशक्त बनाना है। ठीक है, और पहले दाता, अब इस फंड में जो पहला डोनर है वो आपका संयुक्त अरब अमीरात है। जी हाँ, यहीं पर शुरू की गई थी, यही है जिसने $5 मिलियन की जो है राशि इस फंड में डाल दी है। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति की बात दिखाई गई है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं एक बार के ये कि एक स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक यानी कि अपने आप से 74% तक तो अनुमति हो जाएगी। 74% से ऊपर तक की अगर करना है तो उसमें आपका जो है गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसकी अनुमति की। फिर है एक ऐसा सेक्टर जिसमें 49% तक हो जाएगी और उससे ऊपर करना है तो गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। फिर स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक FDI भी हो सकती है। वो कहाँ पर होगी? जैसे ग्राउंड सेगमेंट हैं और आपके घटक प्रणालियों उपप्रणालियों का विनिर्माण हो गया, उपग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, इनके मामले में। ठीक। और वहीं स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% वाली क्या है? प्रक्षेपण यान, ये अगर हो या संबंधित प्रणालियाँ उपप्रणालियाँ हों, ये प्रक्षेपण यान याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट जो होता है इन सब के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। 74 वाला क्या है कि उपग्रह मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उपग्रह मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाए और प्रचालन की बात आ जाए, सैटेलाइट डाटा का उत्पादन हो जाए, ग्राउंड सेगमेंट तथा प्रयुक्ता खंड, इन सब में 74% तक। ठीक है, और उपग्रहों और ग्राउंड सेगमेंट और प्रयुक्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों की बात करी जाए तो उसके अंतर्गत जो है 100% तक अनुमति है। ये है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। इसके लिए आपको पता है 2024-25 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाई जा चुकी है। उसमें पूरी सही ढंग से बात कही गई थी। लगभग 1 घंटे की वीडियो है, आपको देख लीजिए। इसी में आई दृष्टि वाले सेक्शन में कहीं पर वीडियो होगी या फिर इसके हम जो कमेंट सेक्शन है उसमें लगा देंगे। आपने करी ही होगी वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से आप उत्तर प्रदेश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, और उसके लिए सेपरेट वीडियो है तो इसलिए पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। देखो जनवरी 2024 में उसके हमने नोट्स बनाए थे, PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराई थी, आप देख सकते हैं। ठीक, जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा यानी द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई। ठीक, इसमें बताया गया था कि विगत 10 वर्षों में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, और वर्ष 2014 से 24 की अवधि में कई संरचनात्मक सुधार अपनाए जाने के कारण भारत G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ठीक है, ये चर्चा की गई है। और आज़ादी के बाद पहले 67 वर्षों में जहाँ 74 हवाई अड्डे बने थे केवल, वहीं केवल 9 वर्षों में, पिछले 9 वर्षों में केवल यह संख्या 2 गुनी हो गई है। ठीक, अब वर्ष 2014 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.4 करोड़ था, जो वर्ष 2023 में 4.1 करोड़ हो गया है। और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 452 से बढ़कर 2023 में 98,000 से अधिक हो गई है। ठीक, आगे आते हैं। कुल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी जो है 2014 के 51.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 54.6%, अप्रॉक्सीमेटली 55% हो गई है, याद रखना है। 16 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। आर्टिकल 280(1) के अंतर्गत 16 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसके जो मतलब जो सचिव नियुक्त किए गए हैं
वो है ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसकी जो आयोग की रिपोर्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। और ये जो आयोग रहेगा वो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है केंद्र सरकार जो स्वीकार करेगा वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करेंगे, ठीक है। आयोग के 4 सदस्य हैं, इन सदस्यों के नाम आप चाहे तो देख सकते हैं क्योंकि इनमें मनोज पांडा जी मतलब ने स्थान लिया था डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष का, तो आप इनको देख सकते हैं, हल्की सी नज़र मार सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं, ठीक। चलो इतनी हुई। अब इससे आगे की जो है न्यूज़ प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम, ये हम क्लास 13 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज तक की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।